बाल विकास स्कूल खादरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरी ज्योग्राफी की क्लास में अपन पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश। इसमें अपन ने भारत के भौतिक प्रदेशों में उत्तर का जो विशाल पर्वतीय मैदान उसका सामान्य परिचय पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे उसमें ट्रांस या पार हिमालय से आगे हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है ये विश्व के सबसे नवीन जो पर्वत है, विश्व के सबसे नवीन पर्वतों में एक पर्वत है। आज से लगभग 60 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से लगभग 60 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व सीनोजोइक जो काल है, सीनोजोइक जो कल्प है, उस सीनोजोइक कल्प के तीसरे काल में, सीनोजोइक तीसरे कल्प के तीसरे काल में ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ओलिगोसीन में बनता है वृहद या महान हिमालय, ओलिगोसीन में बनता है वृहद या महान हिमालय। फिर मायोसीन में बनता है, मायोसीन में बनता है लघु या मध्य हिमालय, और प्लायोसीन काल में बनता है शिवालिक या पार हिमालय या शिवालिक या बाह्य हिमालय या फिर उप हिमालय। तो इस प्रकार हिमालय का निर्माण होता है आज से 60 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व सीनोजोइक कल्प के तीसरे काल के अंदर। और इसमें सबसे पहले निर्माण होता है महान या वृहद हिमालय। ट्रांस या पार हिमालय इससे भी प्राचीन है। और इसके ओलिगोसीन काल में, ओलिगोसीन में इसका महान या वृहद हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है। तो इसका तीसरा स्थान है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की दृष्टि से। तो दूसरी और पहली कौन सी है? तो दूसरी और पहली है, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी एंडीज और सेकंड नंबर पर आ जाएगी रॉकी। एंडीज जो है ये दक्षिण अमेरिका में पड़ती है और रॉकी जो है ये उत्तर अमेरिका में पड़ती है। तो हिमालय की बात अपन करें तो लंबाई की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। पहला कौन सा? एंडीज दक्षिण अमेरिका, दूसरा रॉकी उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। इसके बाद तीसरा हिमालय जो नेपाल और भारत में पड़ता है। इसके बाद बात करें अपन ऊंचाई की, तो ऊंचाई की दृष्टि से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। अब देखो हिमालय के अलग अलग 3 भाग अपन पढ़ेंगे। इसके बाद सिडनी बुराड़ की दृष्टि से, इसका नदियों की दृष्टि से विभाजन अपन पढ़ेंगे। मैंने साथियों आपके सुविधा के लिए इसको पहले लिख दिया बोर्ड पर ताकि आपका समय बचे, वीडियो छोटा बने, आप जल्दी देख सकें इसको। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं महान या वृहद हिमालय। महान या वृहद हिमालय की औसत जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, और चौड़ाई है 100 से 200 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। महान या वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। इससे कुछ महत्वपूर्ण हिमनद हैं इसके, जहां से कई बड़ी और प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं। बात करें अपन यमुनोत्री हिमनद, तो इससे यमुना नदी निकलती है। गंगोत्री हिमनद, तो इससे गंगा नदी निकलती है। केदारनाथ, यहाँ से मंदाकिनी निकलती है। बद्रीनाथ, तो यहाँ से निकलती है अलकनंदा। मिलाप, यहाँ से निकलती है काली। और गोसाई धाम, यहाँ से गोसाई से निकलती है धाम। इस प्रकार इसके कुछ महत्वपूर्ण ये हिमनद है जहां से कई प्रसिद्ध और धार्मिक दृष्टि से पवित्र नदियां निकलती हैं। अब बात करें अपन इसकी प्रमुख चोटियों की, तो देखो यह विश्व का जो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है उसका सबसे प्राचीन भाग है और इसी के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसे कहा जाता है माउंट एवरेस्ट। इस माउंट एवरेस्ट को, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर, अब नई किताबों में आपको पढ़ने को मिलेगा 8850 मीटर है, नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। इसके बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण चोटी है वो है कंचनजंगा। जब अपन ट्रांस हिमालय पढ़ रहे थे तो एक चोटी का अपन ने जिक्र किया था केटू, केटू या गोडविन आस्टीन। तो केटू या गोडविन आस्टीन इस महान या वृहद हिमालय का हिस्सा नहीं है,
और इसका हिस्सा नहीं है, मतलब हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये ट्रांस या पार हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस या पार हिमालय का, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो पीओके में स्थित है, 8611 मीटर। इसके बाद कंचनजंगा वर्तमान में भारत की जो वास्तविक अधिकार क्षेत्र की भूमि है उसमें स्थित सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर। इसके बाद मकालू पर्वत है, ये 8481 मीटर ऊंचाई की चोटी है। फिर धौलागिरी है 8172 मीटर। फिर मंसालू 8154 मीटर। उसके बाद नंगा पर्वत है 8126 मीटर। ये नंगा पर्वत जो है ये पीओके में स्थित है। अब ये अपन ने कल हिमालय के विस्तार की बात की थी, नंगा पर्वत से नामचा पर्वत है, तो वो ही नंगा पर्वत जो पीओके में स्थित है, वहां से हिमालय की शुरुआत होती है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग जहां नामचा बरवा चोटी स्थित है वहां पर जाकर समाप्त होती है। अब देखो परीक्षा में कई बार इसे अपन बात करें 10th या 12th बोर्ड एग्जाम की, तो इसमें तो इनके स्थान ही भरवाता है, बाकी कई कंपटीशन एग्जाम इनका क्रम पूछ लेता है, तो इनने चोटियों के क्रम की भी अपन चर्चा कर लेते हैं। ऊंचाई के आधार पर क्रम की चर्चा अपन कर चुके हैं। अब वास्तविक भौगोलिक दृष्टि से जो स्थिर है, जिस भौगोलिक क्षेत्र में पड़ती है उसके आधार पर इनका क्रम पढ़ लेते हैं अपन। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश की तरफ से अपन शुरुआत करें तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, नामचा बरवा। इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं पश्चिमी भाग की तरफ, तो ये कंचनजंगा है। नामचा बरवा तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है, फिर ये मकालू नेपाल में पड़ती है, फिर माउंट एवरेस्ट ये भी नेपाल में पड़ती है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद मसालू ये भी नेपाल में पड़ती है। धौलागिरी जिसकी अभी अपन ने बात की थी 8172 मीटर ऊंची चोटी है, ये भी नेपाल में पड़ती है। अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में पड़ती है। इसके बाद बात करें आगे पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए चोटियों की बात है, तो उत्तराखंड में महान या वृहद हिमालय की 4 महत्वपूर्ण चोटियां हैं। नंदा देवी, क्रम से बोल रहा हूं मैं, त्रिशूल, कामेत और बंदर पुंछ। इसके बाद में हिमालय का सबसे अंतिम भाग नंगा पर्वत के रूप में, और ये नंगा पर्वत पाक ओब्डोबाइट कश्मीर में स्थित है। तो हिमालय का पहला भाग महान या बृहद हिमालय हमारा पूरा होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं मध्य लघु या हिमाचल हिमालय की। तो अभी अपन ने बात की हिमालय का जब निर्माण हुआ था सीनोजोइक कल्प के तीसरे काल में, और तीसरे काल का भी तीसरा जो एरा था ओलिगोसीन, उसमें तो वह महान या वृहद हिमालय का, और मायोसिन में होता है मध्य या लघु हिमालय का। इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। और दोस्तों इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विवर्तनिक दृष्टि से विवर्तनिक का मतलब होता है प्लेटों की अस्थिरता, प्लेटों का गति करना। प्लेटें 3 प्रकार से गति करती हैं, तो उनमें प्लेटों की गति की दृष्टि से या हलचल की दृष्टि से यह सबसे स्थिर भाग है हिमाचल का। हिमालय जो पर्वत है इसका सबसे स्थिर भाग है मध्य या लघु हिमालय, यानी इसमें यह अस्थिरता बिल्कुल नगण्य है या ना के बराबर है। इस भाग की औसत ऊंचाई है 3000 से 4500 मीटर, औसत चौड़ाई है 50 से 80 किलोमीटर। इस महान या वृहद हिमालय की थी 100 से 200 किलोमीटर, और इसकी है 50 से 80 किलोमीटर था, जिससे कम चौड़ा है और इससे कम ऊंचा भी है, और अलग अलग टुकड़ों में है। अब कौन से क्षेत्र में किस भाग को क्या कहा जाता है, छोटी छोटी पहाड़ियों में बटा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित जो पहाड़ी है उनको कहा जाता है पीर पंजाल। मध्य या लघु हिमालय का वह भाग जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है पीर पंजाल कहा जाता है, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घाटी है जिसे कश्मीर घाटी कहा जाता है। दूसरा भाग धौलाधर जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ पर एक घाटी जिसे कल्लू घाटी कहा जाता है। इसके बाद नागटिबा जो उत्तराखंड में पड़ता है, और यहाँ पर एक घाटी है मसूरी घाटी। फिर अगला जो भाग पड़ता है महाभारत। इन चारों ही भाग की चर्चा अपन ने जब फर्स्ट दिन सामान्य परिचय पढ़ा था उसमें कर ली थी। महाभारत पड़ता है नेपाल में, और यहाँ पर एक घाटी है काठमांडू घाटी। अब वे कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां भी यहाँ पर रहती हैं, और ये जनजातियां अपने ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये शीत प्रदेश है, वर्ष भर यहाँ पर सर्दियां पड़ती हैं, बर्फ जमी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जब ग्रीष्म ऋतु की अल्प अवधि होती है
तब ये लोग ऊंचाई के क्षेत्रों में चले जाते हैं और शीत ऋतु के समय उनको छोड़कर नीचे के मैदानी भागों में आ जाते हैं और अपने पशु आदि को चराकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो गुज्जर और बकरवाल जनजातियां तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, गुज्जर और बकरवाल। उसके बाद गद्दी जनजाति जो है ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और एक भोटिया जनजाति और है, ये भोटिया जनजाति पाई जाती है उत्तराखंड में। इसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पर्यटक देश विदेश से यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हिल स्टेशन या पर्यटन स्थल पहाड़ी क्षेत्रों के जो प्रसिद्ध हैं कौन से क्षेत्रों में पड़ते हैं। तो श्रीनगर, पटनीटॉप और पहलगाम ये हिल स्टेशन पड़ते हैं जम्मू कश्मीर में। इसके बाद शिमला, धर्मशाला और डलहौजी। शिमला, धर्मशाला और डलहौजी हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। जब हम भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे थे तो चीन के साथ भारत का विवाद पड़ा था अपन ने, तिब्बत से संबंधित जो था, तो उसमें धर्मशाला जो है वहां पर तिब्बत के अंदर जो शासक हुआ करता था दलाई लामा, उसने यह शरण प्राप्त की है धर्मशाला में। ये वही धर्मशाला है जो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। इसके बाद पड़ते हैं नैनीताल, रानीखेत, मसूरी और चकराता, ये पड़ते हैं उत्तराखंड में। और दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो अभी अपन ने पढ़ा मध्य या लघु हिमालय, जिसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, की महत्वपूर्ण विशेषताएं। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि विवर्तनिक दृष्टि से यह क्षेत्र सबसे स्थिर प्रदेश है, हिमालय का सबसे स्थिर भाग है। दूसरा, पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध है, यहाँ पर कई हिल स्टेशन पाए जाते हैं। तीसरा, कई महत्वपूर्ण जनजातियां जो ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती हैं, ऋतु प्रवास करती हैं, यहाँ पर निवास करती हैं। अब हिमालय का सबसे अंतिम भाग जो सबसे निम्न ऊंचाई का, सबसे कम लंबा और यूं कह सकते हैं अपन कि सबसे बाद में बना सबसे नवीन भाग है, जिसे कहते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय। इसे ही उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण हुआ था प्लायोसीन काल में। इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 1500 मीटर। सबसे पहले पढ़ने पड़ा महान या बृहद हिमालय, जिसकी औसत ऊंचाई थी 6000 मीटर। उसके बाद मध्य लघु या हिमाचल हिमालय, जिसकी औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर और इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 1500 मीटर। यह पाक के पोतवार, पाकिस्तान में एक पठार है पोतवार का पठार, वहां से कोसी नदी तक लगातार फैली एक पर्वत श्रृंखला है। विस्तार तो कोसी नदी से आगे भी है इसका, लेकिन कोसी नदी तक अनवरत है, टूटी हुई नहीं है, लगातार है पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद में आगे छोटी छोटी 4 पहाड़ियां और भी हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। 2017 की फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन भी यहां से आया था, इनका क्रम पूछा था, मिसमी, अबोर, डफला। तो इन पहाड़ियों को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पाक के पोतवार पठार से भारत में जो बहती है नदी कोसी नदी वहां तक लगातार फैली है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय हिमालय का दूसरा जो भाग था और शिवालिक हिमालय जो पढ़ रहे हैं, इनके मध्य का समतल मैदानी घाटी भाग है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, दून और द्वार। तो दून जो है और द्वार जो है ये घाटी क्षेत्र है। तो इनके अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध घाटियां हैं, उनके भी अपन नाम की चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि इस घाटी को मानचित्र में भरो, 10th 12th बोर्ड एग्जाम के मानचित्र में क्वेश्चन आ जाता है। कंपटीशन में पूछ लेता है इनका क्रम या फिर नाम देकर के उसके आगे राज्य दे देगा, ये घाटी, इसमें ये घाटी कूट मिलाओ, या फिर दे देगा जम्मू कश्मीर में निम्न में से कौन सी घाटी स्थित नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन यहां से आ सकता है। तो जम्बू दून, पोटली दून और कोठारी दून, ये तीनों ही घाटियां, दून का मतलब होता है घाटी, ये तीनों ही घाटियां जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं। इसके बाद देहरादून, देहरादून पड़ती है उत्तराखंड में। देहरादून कहां पर पड़ती है? उत्तराखंड। और उसके बाद द्वार, दूसरा प्रकार उसकी चर्चा करें तो इसका उदाहरण है हरिद्वार। अब बात करें अपन शिवालिक के अर्थ की, तो शिवालिक का अर्थ होता है शिव की बोहें, शिव की बोहें। अब अपन चर्चा करते हैं इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता की, तो निर्माण की दृष्टि से सबसे नवीनतम, निर्माण की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। निर्माण की दृष्टि से सबसे पर्वत ऊंची, सबसे नवीन
और ऊंचाई की दृष्टि से बात करें तो सबसे निम्नतम इन्हीं तीन भागों में, वृहद या महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों की बात करें तो तीनों में सबसे निम्नतम और निर्माण की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। अब बात करें अपने इसकी, जो अरुणाचल प्रदेश में चार छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, डाफला, मेरी, अभोर और मिसमी। तो ये डाफला, मेरी, अभोर, मिसमी यही इनका क्रम है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश के मानचित्र में स्थिति है, डाफला, मेरी, अभोर, मिसमी। इस प्रकार ये चारों पहाड़ियां जो शिवालिक पहाड़ी के ही भाग हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहीं से फर्स्ट ग्रेड 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था और उस क्वेश्चन में इन्हीं चारों का क्रम पूछा गया था। इसके अलावा कुछ भूगोलवेता जो हैं वो यहाँ पर छोटे छोटे इनको अलग अलग नाम भी दे रखे हैं पहाड़ियों को, जैसे जम्मू पहाड़ी है, अलग अलग भागों को अलग अलग क्षेत्र के आधार पर इन्होंने नाम दिया। तो जम्मू पहाड़ी को उन्होंने बताया जम्मू कश्मीर में, फिर उसके बाद बताया उन्होंने शिवालिक पहाड़ी उन्होंने बताई उत्तराखंड में। उसके बाद अगले उन्होंने बताई चूरिया मोरिया की पहाड़ी। तो ये चूरिया मोरिया की पहाड़ी उन्होंने बताई नेपाल में। तो इस प्रकार हमारे हिमालय से जुड़े तीनों भाग पूरे होते हैं। अब हिमालय का एक दूसरा वर्गीकरण और है जो सिडनी बुराड़ ने दिया। सिडनी बुराड़ ने 1931 में नदियों के आधार पर हिमालय को तीन भागों में बांटा। अब देखते हैं कौन कौन से तीन भागों में बांटा, कौन से भाग को कौन सी नदियां अलग करती हैं और उसकी लंबाई क्या है। विशेषताएं तो सामान्यतः सबके अपन ने पढ़ी ली, यही विशेषताएं उनकी हैं। तो पढ़ते हैं नदियों के आधार पर सिडनी बुराड़ के द्वारा 1931 में दिया गया वर्गीकरण दिया किसने? सिडनी बुराड़ ने। कब दिया? 1931 में। आधार क्या था? नदियों का बहाव क्षेत्र। तो नदियों के बहाव क्षेत्र के आधार पर चार भाग उन्होंने बताए। कौन कौन से चार भाग बताए? पंजाब, कुमाऊं, कई जगह आपको मिलेगा कुमायूं, फिर तीसरा भाग है नेपाल और चौथा असोम हिमालय। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असोम हिमालय। अब देखते हैं इनकी कौन कौन सी नदियां इनको अलग करते हैं। तो यहां एक नदी है सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक का जो बीच का मैदानी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है उसको किस भाग में शामिल किया गया? पंजाब हिमालय में। इसके बाद है सतलज से काली तक का जो पहाड़ी क्षेत्र है बीच का, उसको कहा गया कुमाऊं या कुमायूं हिमालय। उसके बाद काली से तीस्ता तक इसे कहा गया नेपाल हिमालय, काली से लेकर के तीस्ता तक। फिर तीस्ता के आगे एक नदी जो है ब्रह्मपुत्र। इस ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो क्षेत्र था हिमालय का वो था असोम हिमालय। तो इस प्रकार सिडनी बुराड़ ने चार भाग बताए: पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असोम हिमालय। पंजाब हिमालय का विस्तार था सिंधु से सतलज, कुमाऊं का था सतलज से काली, नेपाल का था काली से तीस्ता और असोम हिमालय का था तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। अब बात करते हैं इनकी ऊंचाई की। तो ये है 560 किलोमीटर, लंबाई की तो 560 किलोमीटर लंबा है। यह है 320 किलोमीटर, ये 800 किलोमीटर। यहां पर आप दो चीजें याद रखेंगे। सिडनी बुराड़ के द्वारा दिए गए वर्गीकरण के आधार पर नेपाल हिमालय सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा भाग भी है और सबसे ऊंचा भाग भी है। और सामान्य वर्गीकरण अपन ने भी पढ़ा था, उसके आधार पर जो वृहद हिमालय था वो सबसे लंबा और सबसे ऊंचा था। इसके बाद में अंतिम भाग है असोम हिमालय। इसकी ऊंचाई है लंबाई है 750 किलोमीटर।
तो अपन ने पढ़ा हिमालय का वर्गीकरण। अब उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में अपने को एक और चीज पढ़नी है जो अंतिम है, इसके महत्वपूर्ण दर्रे। ये दर्रे जो हैं इन्हीं से होकर के हमने यहाँ के विभिन्न आवासीय क्षेत्र जो है उनसे संपर्क स्थापित किए, मार्ग बनाए हैं, आवागमन किया है, और इन्हीं दर्रों का उपयोग कर कई बार विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण भी किए प्राचीन समय में। तो इन दर्रों के बारे में अपन पढ़ेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं, कौन कौन से राजमार्ग इनसे होकर गुजरते हैं, और कौन सा दर्रा कौन से क्षेत्र को कौन से क्षेत्र से जोड़ता है, ये सब अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में। उसके बाद अपन उत्तर का